हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 7 में आपकी जो दीक्षा पुस्तक है उसका पाठ 6 है शाप मुक्ति। आज हम इस पाठ को इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है शाप मुक्ति। इसमें डॉक्टर प्रभात के माध्यम से अपराध बोध और मानव सेवा का व्रत लेने का चित्रण किया गया है। तो अब इसे शुरू करते हैं। मैं बूढ़ी दादी की आँखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, क्या तकलीफ़ है? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं अपनी दादी के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए गया उनके पास। तो उन्होंने दादी का खुशी से स्वागत किया। तो दादी ने कहा, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं, विनोदी मने मजाकिया स्वभाव। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो, बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आँखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। इस प्रकार डॉक्टर ने दादी के आँखों का परीक्षण करना शुरू कर दिया। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी थी, फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आँखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद, प्रयागराज का हूँ। क्यों? तो लेखक कहता है कि जब डॉक्टर को मैंने ध्यान से देखा तो कुछ जाना पहचाना चेहरा लगा, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो डॉक्टर ने कहा, मैं इलाहाबाद या प्रयागराज का रहने वाला हूँ। अरे हम भी इलाहाबाद प्रयागराज के ही हैं, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप लोग? तो ये परिचय होने लगा आपस में। दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले, अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? तो इस तरीके से दोनों पास पास ही उनका जब पता बताया दादी ने, तो दोनों ही पास पास के निकले, बचपन के दोस्त निकले और एक दूसरे को उन्होंने पहचान लिया। हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम भी खूब मिले। तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला हो गया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का ये भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगीं, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? ये तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया? मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे, उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। तो दादी ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम मंटू है? तो मेरे पड़ोस में भी एक वकील साहब रहते थे, तो उनके बेटे का भी नाम मंटू था, लेकिन वो लड़का तो बड़ा बदमाश था। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा,
ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा, घबराना मत। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, ये उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? तो दादी जब बाहर निकली तो अपने बेटे से पूछा कि ये तो वकील का ही लड़का मंटुआ है। दादी उसको पहचान गई। हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आंखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी, ये तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने इलाहाबाद प्रयागराज में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें आग के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच ही कुछ भूला हुआ था। तूने ही तो दादी ने याद दिलाया कि छोटा था जब ये बहुत बदमाश था और कुत्ते की जो 3 बच्चे थे उसमें आग के पेड़ का रस डाल के दूध डाल के उनकी आंखें फोड़ दी थी। तो मैं इस डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। बात हम लोगों की बताई थी। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की फ़ोटो। कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की मेड़ के पास आग के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध निकलता है, यदि आंखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। ये जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। तो यहाँ पे कहानी में पीछे की कहानी आ गई है कि मंटू और दोनों जो लेखक थे छोटे थे और एक दिन आग के पत्ते तोड़ रहे थे तो उनके तब तक मास्टर आ गए। उन्होंने कहा ऐसी हरकतें ना करो क्योंकि इसका जो दूध होता है अगर आँख में पड़ जाएगा तो आँख अंधी हो जाएगी। तो इन लोगों को पहली बार ये बात पता चली। आवारा ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उसका दूध पिल्ले की आंखों में डाल रहा था। तो उसने देखा लेखक ने कि ये मंटू क्या कर रहा है, दूध जो है पिल्ले की जो बच्चे हैं उनकी आंखों में डाल रहा था, टपका रहा था। ये तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा, मैंने चिल्ला कर कहा। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन दोनों की आंखों में भी आँख का दूध भर दिया है। अब देखेंगे कि तीनों अंधे होते हैं या नहीं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थीं, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत्य की जानकारी केवल मुझे ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा था और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी थी। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। तो लेखक कहता है कि मंटू ने जो पिल्ले की आंखों में दूध डाल दिया था उससे पिल्ले अंधे हो गए और 2 पिल्ले भटकते भटकते मर गए। मुझे बहुत दुख हुआ। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था और उसकी जान बचाना मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा जरूरी लग रहा था।
इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। तो इस काम के लिए मुझे भी डांट पड़ी क्योंकि मैंने इस बात को छुपाया था। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया लेकिन वो अंधा ही रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचल कर मर गया। तो एक दिन वो सड़क पर निकल गया, इन लोगों ने बहुत अच्छे से पाला, लेकिन किसी गाड़ी से टकराकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि लगभग 35 साल पहले की वो घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। निश्चय ही वो घटना प्रभात को भी याद होगी। तभी तो हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। तो लेखक यह अनुमान कर रहा है कि जरूर प्रभात को भी पता चल गया होगा कि मैंने बचपन में जो शरारत की थी। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी आँखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों की उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी सेवा से उनका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल नहीं गया होगा? तो लेखक ने अपनी दादी को समझाने को कहा कि अब तो वो मंटू नहीं है जो शरारती था, अब तो वो बहुत बड़ा देश का नेत्र चिकित्सक, आंखों का डॉक्टर बन गया है और कितने लोगों को आंखों की जीवन दान दे चुका है, रोशनी लौटा चुका है। क्या उसे माफ़ नहीं कर सकती? कुछ भी हो, मैं उसे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हुई। आंखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिखकर दी थी, वो भी नहीं खरीदने दी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं, मुझे देखते ही कहने लगती कि अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं। तो डॉक्टर उसको दादी को समझाने के लिए घर में आए। फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आंखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आंखों में से 2 आंखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। तो डॉक्टर उनको समझाते हैं कि मैंने जो पाप किया था, पिल्लों को अंधा बनाकर, वो इस पाप के कारण ही अब मैं नेत्र चिकित्सक, आँखों का डॉक्टर बना हूँ। डॉक्टर प्रभात की बातों में ना जाने कैसा जादू था। दादी की ही नहीं, हम सबकी आंखें भर आईं। दादी तो भाव विह्वल हो उठी। उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा, इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन, इसने मेरी आँखों के लिए जो दवाई लिखी थी वो खरीद लाना। तो इसे रमेश उपाध्याय ने लिखा है इस पाठ को, और बहुत अच्छा पाठ है। बचपन में जो उन्होंने, डॉक्टर ने पाप किया था बचपने में, जब उनको इतना होश नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके हाथों क्या हो गया है, तो वो आँख के डॉक्टर बने और लोगों की आँखों को रोशनी देने लगे। तो अब हम लेखक के थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लेते हैं।
आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म 1 मार्च 1942 को एटा के बधारी गांव में हुआ था। इन्होंने पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उप संपादक का कार्य किया। इन्होंने व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। शेष इतिहास, नदी के साथ, बदलाव से पहले तथा पेपर वेट इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कहानी बहुत ही अच्छी थी और आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।